देखिए, परीक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी परीक्षा आएगी उसमें से कुछ पॉइंट्स यदि आप कवर कर लेते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके 100% वाले मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 1 लाइन के, 1.5 लाइन के, या जिसके क्वेश्चंस में आपको 1 वर्ड मिल जाएगा। मतलब वर्ड का मतलब हो गया जो हमारे कीवर्ड होते हैं। हिंदी में बोले तो प्रश्न का मुखड़ा। जैसे अभी हमने एक प्रश्न पढ़ के सुनाया था, बहुत लंबा प्रश्न था, 3-4 लाइन का था, लेकिन उसके प्रश्न के मुखड़े में क्या था? MWP था। MWP मैंने पढ़ाया है, तो MWP आ गया तो उसमें क्या आंसर हो सकता है, वो जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं बताऊंगा बीमा क्या है। बीमा एक प्रकार, जब हम कोई भी जोखिम हम वहन नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कई प्रकार के जोखिम रहते हैं, रिस्क रहते हैं, जब हम वो वहन नहीं कर सकते तो हम वो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अंतरण कर देते हैं, उसे हम बीमा कराना कहते हैं। इसका मतलब हो गया जोखिम अंतरण की प्रक्रिया ही बीमा कहलाता है। जोखिम अंतरण क्या हो गया? जोखिम मतलब रिस्क ट्रांसफ़र। जोखिम अंतरण हो गया, रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। जोखिम अंतरण को हम बीमा कराने का कहते हैं। और अब आप आता है कि एक होता है जोखिम प्रतिधारण। जोखिम प्रतिधारण का मतलब होता है जोखिम को स्वयं धारण कर लेना, जोखिम को वहन करना स्वयं ही। इसका मतलब है बीमा ना कराना। बीमा कराना का मतलब हो गया जोखिम अंतरण, रिस्क ट्रांसफ़र, और जोखिम प्रतिधारण मतलब हो गया बीमा ना कराना। ये समझदारी पूर्वक निर्णय नहीं है। बात आती है कि बीमे की शुरुआत कहाँ से की। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से। आधुनिक बीमे की शुरुआत लॉयड कॉफ़ी हाउस से हुई थी। उसके पीछे की एक कहानी है। लॉयड कॉफ़ी हाउस, लंदन में एक कॉफ़ी हाउस है। लंदन में एक लॉयड जगह है, वहाँ के कॉफ़ी हाउस का नाम लॉयड कॉफ़ी हाउस है। बहुत साल पहले, मैं मतलब कम से कम 100-150 वर्ष पुरानी बातें कर रहा हूँ। उस समय 4 दोस्त वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीने आए थे। वो सभी समुद्री व्यवसाय करते थे, समुद्री व्यापार होता था। समुद्री व्यापार करने में कई प्रकार के रिस्क रहते थे। जैसे जोखिम किस प्रकार रहता था? समुद्री लुटेरे उनके जहाज़ को लूट लेते थे, उनके नुकसान हो जाता था। कई बार क्या होता था कि समुद्र में तूफान आ गए, कोई ऐसा बवंडर आ गया तो उनका कई बार जान माल सबका नुकसान होता था, पूरा का पूरा जहाज़ डूब जाता था, उन लोगों की भी मृत्यु हो जाती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा फार्मूला निकालते हैं कि हम लोग मिलकर इस जोखिम से लड़ा जाए। तो उन्होंने एक रिस्क पूलिंग, जोखिम पूलिंग का एक फार्मूला निकाला। सब लोगों ने फॉर एग्जांपल 10-10 रुपए लगाए, 40 रुपए हो गया। उन्होंने बोला कि अब इस पूरे जोखिम पूल में हम 4 लोग हैं, जो भी व्यक्ति जाएगा उसके ऊपर ये, यदि वो नहीं लौटता है या उसको नुकसान होता है तो उसके परिवार को हम इस 40 रुपए से मदद करेंगे। ये रिस्क पूल का फार्मूला आज तक हमारे बीमे में चल रहा है। जैसे कोई बीमा कराता है, कोई 1 करोड़ रुपए का कराता है, कोई 5 लाख का कराता है, तो 5 लाख वालों का समान जोखिम वालों का पूल अलग होता है, 5 लाख वालों का पूल अलग होगा, और 1 करोड़ वालों का पूल, जोखिम पूलिंग अलग होगा। तो इस प्रकार से बीमे की शुरुआत हो गई। भारत में पहली बीमा कंपनी आई, उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कोलकाता में आई थी। उसके बाद भारत में पहली स्वदेशी कंपनी आई, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। ये भारत की पहली स्वदेशी भारतीय कंपनी थी। उसके बाद कई कंपनियां चलने लगीं। मतलब जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में 245 छोटी बड़ी कंपनियां सब काम कर रही थी। तो उस समय भारत के वित्त मंत्री डी देशमुख सर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारी वो कंपनियों में पैसा ले लेती थी, नहीं देती थी, उनकी मनमर्जी चलती थी। प्राइवेट कंपनियों में जैसे मनमर्जी होती है वैसे चलता था। तो उन्होंने बोला ये तो गलत हो रहा है, हमारे देशवासियों के साथ नुकसान हो रहा है। अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, क्यों ना सारी कंपनी को मिलाकर एक कंपनी बनाएं जिसको हम सरकारी कंपनी बनाएं। तो 1 सितंबर 1956 को 245 छोटी बड़ी सारी कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन हुआ। अभी आप देख रही होंगी मेरे स्टेटस में लगा रहता है, सितंबर में LIC का बर्थडे है, LIC का एनिवर्सरी है। और हम बताते हुए मुझे गर्व है कि LIC अपने 69वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 69 ईयर कंप्लीटेड 1 सितंबर 1956 से, और आज भी LIC अपने उसी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। देश की क्या, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस प्रकार से LIC का गठन हो गया और 1 सितंबर 1956 उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया, नेशनलाइज किया गया, ताकि कोई भी, और सरकार ने
कुछ पैसे दिए, उसका आज तक हम लोग 5% डिविडेंड सरकार को अपने प्रॉफिट का देते हैं। 95% पैसा हम लोग पॉलिसी होल्डर में बांटते हैं, 5% पैसा गवर्नमेंट को। तभी एक चेक मैं डालूंगा तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारी भारत की वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण को हमारे चेयरमैन श्री दोरैया स्वामी जी ने वो चेक दिया। अभी इस प्रकार से LIC का गठन हो गया और LIC ने काम करना शुरू कर दिया। अब बात आती है आगे कि कैसे ये प्राइवेट कंपनीज आई, कैसे ये आया। तो भारत में एक मल्होत्रा समिति बनाई गई कि LIC उतना अच्छा नहीं कर रही है और आज भी भारत में 20% लोगों को ही बीमित किया गया है। 99 में मल्होत्रा समिति बनी और 99 में एक गठन किया गया रेगुलेटर का। रेगुलेटर का नाम है, नियामक का नाम है IRDA। इसको बोलते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। रेगुलेटर जैसे फैन में रेगुलेटर होता है, जैसे वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, छोटा सा होता है और वो उसको रेगुलेट करता है, धीमा करता है, तेज करता है या बंद करता है, वैसे ही यहाँ पे रेगुलेटर का गठन हो गया। रेगुलेटर का गठन हो गया और हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और 2000 में 1 अप्रैल 2000 से भारत में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना हो गई और वो सारी कंपनीज को लाइसेंस देने लगे और वो करने लगे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जैसे RTO का काम होता है लाइसेंस देने का, ड्राइविंग लाइसेंस देने का, वैसे लाइसेंस देने का काम उनका स्टार्ट हो गया। एक सेकेंड, उन्होंने लाइसेंस देने का काम स्टार्ट किया। अच्छा, लोगों को भ्रम हो गया कि जो लाइसेंस दे रहा है वो कल को पैसा नहीं दे पाएगा तो वही देगा, और प्राइवेट कंपनी वालों ने ये भ्रम फैलाया। लेकिन ये भ्रम वैसे ही है जैसे RTO लाइसेंस देता है इस बात का कि आपको गाड़ी चलाना है, सुरक्षापूर्वक चलाना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। लेकिन यदि आप किसी को एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना हो जाए, आपके साथ हो जाए या किसी का, तो RTO की जिम्मेदारी नहीं होती है, भारत सरकार की वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। वैसे ही यहाँ भी लाइसेंस चलाना मतलब किसी भी मतलब उसको देना प्राइवेट कंपनीज को, बीमा कंपनी को, वो IRDA का काम है। लेकिन यदि कल को वो कंपनी डूब जाए, पैसा नहीं दे पाती है, तो जिम्मेदारी IRDA की नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ने भ्रम फैलाया। 1937 सेक्शन 37 में 1956 में जब ये बना तो ये हुआ कि इसको संविधान की अधिनियम में ले आया जाए, धारा में लगा दिया जाए। तो सेक्शन 37 बनाया गया, धारा 37 बनाया गया, जिसमें LIC द्वारा घोषित बीमा धन और सबकी गारंटी किसने ली? केंद्र सरकार ने ली। बोले कि भाई हम यदि राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट कंपनी बना रहे हैं तो हर प्रकार की गारंटी हमारी होगी। ऐसे करके LIC की स्थापना हो गई और इसी सॉवरीन गारंटी के दम पर हम दूसरे कंपनी से अलग हैं और विशेष हैं और सबको पैसे की गारंटी दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर लोगों का ज़्यादा फेथ है, विश्वास है। ये आपको फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मैं वो भी चीज़ें लिंक करता जा रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि बीमा कंपनियों के बारे में हो गया। अब भारत में 3 तरह का रेगुलेटर हैं। एक तो बीमा के क्षेत्र में रेगुलेटर का नाम नियामक बोलते हैं हिंदी में, IRDA है, उसको IRDA भी बोलते हैं, या हिंदी उसका फुल फॉर्म भी आ जाता है IRDA का। कब प्रभावी वो आता है? भारत में बैंकों का रेगुलेटर जो होता है वो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट का जो होता है वो रेगुलेटर होता है SEBI, SEBI। ये आपको नोट्स में मिलेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें होने के बाद अब आया कि कैसे कंपनीज काम करेंगी, एजेंट्स कैसे काम करेंगे, सेक्शन कौन कौन से लगेंगे। तो उसके लिए भारत में पहला जो कानून बना था वो ब्रिटिश टाइम का था, वो 1912 भारत में बीमा अधिनियम बना 1912। बाद में 1 जुलाई 1939 से बीमा अधिनियम 1938 प्रभावी हुआ। अब इसमें ये आता है कि भारत में आज भी कौन सा कानून चालू है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीमा अधिनियम 1938 चालू है और जो कि 1 जुलाई 1939 से प्रभावी हुआ। अब बात आती है कौन कौन से अधिनियम हमको याद होना चाहिए, कौन सा मालूम होना चाहिए। तो धारा 38 याद रखिए। धारा 38 समानुदेशन से मतलब होता है, समानुदेशन को हम लोग इंग्लिश में असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट का होता है जब पॉलिसी धारक अपने अधिकारों को दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है, उसको हम असाइनमेंट कहते हैं, समानुदेशन कहते हैं। ये धारा 38 में होता है। धारा 39 में नामांकन होता है। नामांकन का मतलब होता है हर पॉलिसी धारक, हर पॉलिसी में नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी होगी तो उसके जब यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाएगी, बीमा धारक की मृत्यु हो जाएगी,
तो उसको हम नॉमिनी को, वारिस को पेमेंट कर पाएंगे। तो नॉमिनेशन का जो प्रोविज़न किया गया वो धारा 39 में किया गया। नॉमिनी से 3 प्रश्न बनते हैं। नॉमिनी एक बनेगा कि कई बनेंगे, तो जान लीजिए आप लोग कि नॉमिनी एक नॉमिनी भी हो सकता है और मल्टीपल नॉमिनी भी हो सकते हैं। सिंगल नॉमिनी और मल्टीपल नॉमिनी दोनों का ऑप्शन होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सिंगल मल्टीपल नॉमिनी के बाद एक आता है कि नॉमिनी यदि नाबालिग है, बच्चा है, अवयस्क है। भारत में जो अवयस्क की उम्र होती है वो 18 वर्ष तक होती है। 18 के बाद वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है। तो 18 वर्ष के नीचे के यदि किसी व्यक्ति को हम नॉमिनी बनाते हैं तो हमको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे हमको अभिभावक नियुक्त करना होगा। इसे इंग्लिश में अपॉइंटी, हिंदी में नियुक्त व्यक्ति कहते हैं। और नॉमिनी को पेमेंट कब मिलता है? मृत्यु दावा का पेमेंट मिलता है, परिपक्वता दावा, मैच्योरिटी पेमेंट नहीं मिलता। मैच्योरिटी पेमेंट उसी को मिलेगा जिसके नाम से बीमा हुआ है, और जो यदि वो नहीं रहे तो नॉमिनी को पेमेंट मिलेगा। नॉमिनी में कोई विवाद आ जाए, नॉमिनी शून्य हो जाए, नॉमिनी ना रहे, तो ऐसे कंडीशन में जो कानूनी रूप से विधिक उत्तराधिकारी होगा, कानूनी उत्तराधिकारी बोलिए, विधिक उत्तराधिकारी बोलिए, उसको हम पेमेंट करते हैं। ये नॉमिनी के क्वेश्चंस आते हैं। धारा 41 एक याद रखिए, छूट से निषेध है। छूट लोग, बहुत सारे लोग प्रीमियम में छूट दे देते हैं। आप लोगों को कोई छूट नहीं देनी है, तो वो जो छूट से निषेध वाला है वो आपका धारा 41 है। धारा 45 किसी प्रकार का विवाद ना हो पॉलिसी होल्डर में और बीमा कंपनी में, तो इसलिए धारा 45 बनाई गई। निर्विवाद क्लॉज बोलते हैं, इंडिस्प्यूटेबिलिटी एक्ट। इस प्रकार से हमारे ये धाराएं आ गई। अब आता है अब 4 शब्द और समझ लीजिए, वो 4 वर्ड की टर्मिनोलॉजी क्या है वो समझिए। पहला वर्ड होता है बीमा धारक। बीमा धारक कौन? जिसने बीमा ले लिया, उसको बीमा धारक बोलते हैं, बीमित बोलते हैं, बीमार्थी बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है, लाइफ एश्योर्ड या लाइफ इंश्योर्ड, पॉलिसी धारक भी बोल देते हैं। और उसके पहले जब वो बीमा नहीं लिया होता है तो वो व्यक्ति प्रस्तावक कहलाता है, प्रपोजर बोलते हैं। प्रस्तावक का मतलब होता है कि उसने बीमा के लिए समझ रहा है, प्रस्ताव भी करना है, प्रस्ताव कर रहा है। लेकिन जब वो प्रस्ताव कर देता है, बीमा ले लेता है, पैसा जमा हो जाता है, रसीद पा जाता है, तो वो हमारा कस्टमर बन जाता है, पॉलिसी धारक, बीमा धारक बन जाता है। बीमा करने वाली कंपनी को हम इंश्योरर बोलते हैं या बीमा कर्ता बोलते हैं, बीमा करने वाली कंपनी। आप लोग जो हैं वो सलाहकार की भूमिका में हैं, बीमा सखी के रूप में हैं, आपको अभिकर्ता बोलते हैं। अभिकर्ता का काम क्या होता है? बीमा धारक जिसने बीमा ले लिया है या बीमा लेना है, और बीमा कंपनी, बीमा कर्ता के मध्य में सलाह देना, उनका कार्य कराना, उनकी पॉलिसी कंप्लीट करवाना, ये आपका काम होता है। आप बीमा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बीमा करने वाला कौन है? बीमा कंपनी है। बीमा करवाने वाले व्यक्ति हैं आप। तो आप अपनी ये शब्द यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस काम से आता है। शुरुआत में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप पॉलिसी समझाने गए तो आप किसी कस्टमर के पास गए, अभी कस्टमर आपका हुआ नहीं है। कस्टमर क्या है? प्रस्तावक है, वो प्रस्ताव कर रहा है। उसको आप कुछ ब्रोशर दिखाएंगे, कुछ मोबाइल में दिखाएंगे, कुछ कोटेशन देंगे, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। बीमा उत्पाद विवरण पुस्तिका, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, ये आपको मैं नोट्स के माध्यम से शेयर कर दूंगा। तो बीमा उत्पाद विवरण पुस्तिका को आप लोग क्या करेंगे? वो दिखाएंगे। उसमें कस्टमर के सारे बेनिफिट मिले होंगे, लिखे होंगे, कितने का बीमा होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस प्रकार के रिस्क कवर होंगे, वो सब हम दिखाते हैं। वो बीमा लेने के लिए एग्री कर जाता है, बोलता नहीं मुझे यही बीमा चाहिए। तो एक फॉर्म भरवाते हैं जिसको हम प्रस्ताव पत्र बोलते हैं। ऐसा एक प्रस्ताव पत्र होता है, प्रपोजल फॉर्म होता है। ये देखिए, ये प्रस्ताव पत्र होता है, इसको हम भरवाते हैं। इसको भरवाते क्या है? उसे साइन करवा लेते हैं, भर हम ही लेते हैं। भरना कस्टमर को चाहिए, लेकिन कस्टमर कोई भरता वरता नहीं है, इतना 14 पेज का होता है, उसे साइन करवा लेते हैं। तो ये प्रस्ताव पत्र हो गया। तो बीमा, ये क्वेश्चन आता है कि बीमा लेने के लिए कोई व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है तो कौन सा फॉर्म भरेगा? उसमें ऑप्शन होता है, प्रार्थना पत्र भरेगा, आवेदन करेगा, क्या भरेगा? तो प्रस्तावक को बीमा लेने के लिए, बीमा के लिए प्रस्ताव करने के लिए प्रस्ताव पत्र, इसको इंग्लिश में प्रपोजल फॉर्म कहते हैं, वो भरेगा। प्रपोजल फॉर्म के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे देना पड़ता है उसका एज प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र। आयु के हिसाब से गणना होती है, उम्र के हिसाब से गणना करते हैं हम। तो एज प्रूफ में हम क्या क्या करते हैं? एज प्रूफ में हम करते हैं कि आपका कहना चाहिए, एज प्रूफ में आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक आयु प्रमाण पत्र, एक होता है अमानक आयु प्रमाण पत्र। मानक में स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आता है, जैसे आपके जहाँ पे जन्म तिथि, जन्म का दिन,
जन्म का माह, जन्म का वर्ष स्पष्ट रूप से लिखा हो और किसी ऐसी जिम्मेदार संस्था द्वारा दिया गया हो जिसे हम मानक में मानते हैं, वैलिड इज प्रूफ मानते हैं। लेकिन अमानक में क्या होता है? अमानक मतलब नॉन स्टैंडर्ड इज प्रूफ, इंग्लिश में बोले तो इनवैलिड, अवैध आयु प्रमाण पत्र, जिसे सब कुछ लिखा होने के बाद, कई बार जन्म का वर्ष लिखा होता है, कई बार जन्म का माह लिखा होता है, वर्ष लिखा होता है, लेकिन डेट नहीं लिखी होती है, या सब कुछ लिखा होता है, समय भी लिखा होता है, लेकिन ऐसी संस्था द्वारा दे नहीं होता जिसे जिम्मेदार संस्था माना जाए, जो जन्म का प्रमाण पत्र देने के लिए नियत की गई है, निश्चित की गई है, ऐसी संस्था द्वारा नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमानक में आते हैं। मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। अमानक नॉन स्टैंडर्ड में पंडित जी द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली, ये इसको बोलते हैं। बड़े बुजुर्गों द्वारा की गई घोषणा, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता द्वारा की गई घोषणा को भी हम अमानक में लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है ऐसे प्रतिनिधि, जैसे गांव में होते हैं ग्राम प्रधान, थोड़ा आजकल नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की सीमाओं का परिसीमन हो रहा है, तो सभासद, पार्षद, ये लोग जो देते हैं ये सब अमानक में आता है, इनवैलिड में आता है। वैलिड में क्या आता है? जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म का पंजीयन, चाहे वो अस्पताल से हो और चाहे जन्म का वो जो प्रमाण पत्र जन्म का पंजीयन वाला होता है वो, स्कूल का रिकॉर्ड, कोई सी भी क्लास का हो, जरूरी नहीं कि अच्छा KG1 में जाता है, KG2 में जाता है, उससे मतलब नहीं है, किसी भी क्लास। बाकी बड़ा हो गया तो हाई स्कूल मानते हैं, छोटा है तो किसी भी क्लास में चलेगा। उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड कौन से? पुराने वाले नहीं जिसमें जन्म का वर्ष लिखा है, जो कंप्लीट जिसमें लिखा हुआ है वो आधार कार्ड। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब के सब जो है मानक में आते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसको आई कार्ड मिलता है, उसके गवर्नमेंट उससे मिलता है, और बाकी कॉलेज का, सर्विस का रिकॉर्ड, रजिस्टर, ये सब कुछ मानक में आते हैं। अब मानक अमानक ये बता दिया मैंने। आयु प्रमाण पत्र लग गया, उसके बाद KYC करना पड़ता है। KYC, के मतलब नो, वाई मतलब योर, सी मतलब कस्टमर। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानने की प्रक्रिया को हम नो योर कस्टमर, ग्राहक जानी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक लगता है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, जो पिछले 6 महीने के, लेटेस्ट का मतलब हो गया 6 महीने के अंदर की फोटो हो, उसको मानते हैं KYC में फोटो लगेगा। एक होगा फोटो पहचान पत्र, ID प्रूफ बोलते हैं, जहाँ भी आपका नाम लिखा हो। आप अविवाहित हैं तो आपके फादर का नाम लिखा हो, आप विवाहित हैं तो आपके पति का नाम लिखा हो, और आपकी फोटो लगी हो, बाकी कुछ ना लिखा हो, उसे हम ID प्रूफ में मानते हैं। जैसे पैन कार्ड, पैन कार्ड में आपका नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, आप भले मैरिड हो जाए लेकिन तभी फादर का नाम होता है, तो उसे हम उसमें मानते हैं, ID प्रूफ में मानते हैं। और वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पारपत्र। तो ऐसे करके चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन एक और कागज़ लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पहचान पत्र के बाद में आता है पता प्रमाण, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे बिजली का बिल, आपका नाम लिखा होता है, केवल एड्रेस होता है। टेलीफोन का बिल, टेलीफोन आजकल लगते नहीं हैं, लेकिन यदि मिलता है, लोगों ने वो लिया हुआ है, तो टेलीफोन का बिल। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र। पैन कार्ड में क्या पता होता है? क्या नहीं होता। तो पैन कार्ड एक ऐसा प्रूफ है जो ID प्रूफ तो है, लेकिन पते का प्रमाण नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैन कार्ड पलट के देखिएगा, उसमें पता नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आया था कई बार। और बाकी सब में जहाँ जहाँ पता लिखा होता है, राशन कार्ड वगैरह सब पते में आते हैं, ID में नहीं आते हैं राशन कार्ड। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा पते में आता है, कौन सा पते। ये सब लगाकर जब हम ऑफिस में जमा कराते हैं तो एक अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम बीमा लेखन प्रक्रिया कहते हैं। बीमे को जांचना, अंडर राइटिंग का मतलब हुआ बीमे को देखना, किसको बीमा दिया जाए, किसको ना दिया जाए, और किन शर्तों पे दिया जाए। किन शर्तों पे मतलब सामान्य दर में दिया जाए, कुछ इससे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करना है, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई बीमार है तो उसका डायबिटीज़ ज़्यादा है, क्या उसका BP ज़्यादा है, तो उससे हम एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो वो हम ये अंडरराइटिंग प्रोसेस में इसको बीमा देना है कि नहीं देना, ये हम लोग सब देखते हैं। उसको हम लोग अंडरराइटिंग बोलते हैं, हिंदी में बीमा लेखन प्रक्रिया कहते हैं। प्राथमिक बीमा लेखन करता, फर्स्ट अंडरराइटिंग आप होते हैं। अभिकर्ता, अभिकर्ता पार्टी के पास से बीमा लेकर आता है, उसको देखता है, समझता है कि बीमार है कि स्वस्थ है, इसके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हैंडीकैप तो नहीं है, ऐसे सब देख कर लाता है। तो फर्स्ट अंडरराइटर प्राथमिक बीमा लेखन करता अभिकर्ता होता है। बाकी ऑफिस में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में वो जमा करने के लिए काउंटर पे जाता है, एक रसीद जारी होती है जिसको हम लोग FPR बोलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट बोलते हैं। प्रथम प्रीमियम रसीद का मतलब है कि बीमा संविदा शुरू हो गई है। बीमा एक संविदा है, बीमा एक संविदा है।
अभी मैंने बताया था कि जोखिम को अंतरण करना है, जोखिम को ट्रांसफ़र करना है तो बीमा कराना कहला गया। बीमा कर दिया तो बीमा संविदा, हर प्रकार की संविदा में दो प्रमुख तत्व होते हैं। एक कौन हो गया? एक व्यक्ति वो हो गया जिसने बीमा करा लिया, बीमा धारक, और जिसने बीमा किया। आपने बीमा नहीं किया, आपने करवाया। बीमा करने वाली कंपनी कौन है? बीमा करता, बीमा कंपनी, जैसे LIC। तो बीमा करता और बीमा धारक के मध्य में संविदा हो गई। हर प्रकार की संविदा में लेन देन तय होता है। ये क्या करते हैं, एक आपको हम कोई घटना घट जाने पर निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देते हैं। कौन कहेगा? बीमा कंपनी। और ये क्या कहेंगे? उसके बदले में, प्रतिफल के बदले में हम आपको प्रीमियम जमा करेंगे। मतलब इनकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से, बीमा धारक की तरफ से जो किस्तें जमा होती हैं उन्हें हम प्रीमियम कहते हैं। प्रतिफल के रूप में प्रीमियम जमा करते हैं। और कंपनी की तरफ से ये रहता है कि कोई घटना घट गई, मैच्योरिटी हो गई तो हम मैच्योरिटी देंगे, बीच में कोई क्लेम हो गया तो हम देंगे। तो इस प्रकार से घटना में मतलब बीमा धारक क्या करेगा? प्रीमियम देगा और ये क्या करेंगे? रिस्क कवर देंगे, सुरक्षा देंगे। तो ऐसे करके बीमा चालू कब से हो गया? जब उसको रसीद मिल गई, प्रथम प्रीमियम रसीद FPR मिल गया, तो बीमा संविदा स्टार्ट हो गई और इस प्रकार से काम स्टार्ट हो गया। उसके 15 दिन के बाद में, 1 महीने के अंदर में एक पॉलिसी बॉन्ड जाता है, क्योंकि एक बुकलेट के रूप में आजकल आता है, बुकलेट आ रही है, तो पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं, पॉलिसी दस्तावेज बोलते हैं। अभी देखो पॉलिसी दस्तावेज से क्वेश्चन आया था। तो पॉलिसी दस्तावेज का मतलब बीमा संविदा का साक्ष्य है। अब बीमा संविदा से 3 प्रश्न बन गए। बीमा संविदा में कौन कौन से प्रमुख पक्ष होते हैं? एक पक्ष बीमा धारक होता है, दूसरा पक्ष बीमा करता होता है। एक प्रश्न बना, बीमा संविदा शुरू होने का साक्ष्य क्या है? बीमा संविदा आरंभ होने का साक्ष्य क्या है? तो प्रथम प्रीमियम रसीद का जारी होना। दूसरा प्रश्न बन गया, बीमा संविदा का साक्ष्य क्या है? शुरू होने की बात नहीं कर रहा, आरंभ होने की बात नहीं कर रहा, बीमा संविदा का साक्ष्य की बात कर रहा है। पॉलिसी बॉन्ड, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड हो गया, पॉलिसी दस्तावेज अब से लेकर अंत तक। अंत मतलब जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, पॉलिसी क्लेम नहीं होती, हमारे पास प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में क्या रहेगा? क्या रहना चाहिए? पॉलिसी दस्तावेज। तो वही हमारा साक्ष्य है, सबूत है कि मेरा बीमा हुआ है। पहले रसीद थी, अब रसीद के बाद वो हो गई। रसीद में एक डेट लिखी होती है जिसको हम ड्यू प्रीमियम कहते हैं। मतलब कब डेट ड्यू है, मान लो 6 माही है, हमने 8वें महीने में जमा कराया, अगस्त में जमा कराया, तो अब कब जमा होगा? फरवरी में जमा होगा, 6वें महीने में आएगा। तिमाही किया तो 11वें महीने में आएगा। मतलब तिमाही में 3 जोड़ दीजिए, 8 + 3 11, और 8 + 6, और सालीना किया तो अगले साल अगस्त में आएगा। तो उस अगस्त में जब आएगा बीमा, जो डेट में आएगा, जो बीमा जोखिम आरंभ करने के, उससे 1 महीने का जो समय मिलता है उसे हम ग्रेस पीरियड या मोहलत बोलते हैं। उस पीरियड में आपका रिस्क कवर चालू रहता है। हमको उसी पीरियड में पैसे को जमा कराना चाहिए। यदि हम जमा नहीं करवा पाते हैं तो पॉलिसी बंद हो जाती है, पॉलिसी कालातीत हो जाती है, लैप्स हो जाती है। फिर पॉलिसी को हमें पुनः चालू करवाना पड़ता है, जिसे हम रिवाइवल कहते हैं। अगला जो प्रीमियम की रसीद मिलेगी, पहली रसीद को तो FPR बोलते हैं, प्रथम प्रीमियम रसीद बोलते हैं। अगली जो रसीद मिलेगी उसको हम RPR बोलते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम रिसीप्ट, परिवर्ती प्रीमियम रसीद बोलते हैं, है ना। पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, अभी 1 महीना हो गया है लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 15 दिन ही आ रहा है। 15 दिन के अंदर पॉलिसी को हम वापस कर सकते हैं कि पॉलिसी हमें पसंद नहीं है, हमें शर्तें स्वीकार नहीं हैं, तो उसमें कुछ कटौती होकर वो पैसा कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। इसको पॉलिसी वापस करने की प्रक्रिया या फ्री लुक पीरियड बोलते हैं, हिंदी में इसको निःशुल्क देखो अवधि बोलते हैं। इस प्रकार से ये आपका चलता रहता है ना। अभी पॉलिसी बॉन्ड के कितने भाग होते हैं? पॉलिसी बॉन्ड के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पॉलिसी अनुसूची, दूसरा भाग होता है पॉलिसी मानक प्रावधान, तीसरा भाग होता है विशेष प्रावधान। पहला तो क्वेश्चन ये आता है विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी का बीमा नहीं होना है, मतलब गर्भवती महिलाओं के बीमे को आप पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उसमें क्लॉज लगा देते हैं, तो हम प्रेग्नेंट लेडी का बीमा ही नहीं करते। मतलब डिलीवरी, यदि प्रेग्नेंट लेडी का बीमा कर दिया तो पहले डॉक्टर से चेकअप होगा और डिलीवरी के दौरान डेथ होगी, इसको पेमेंट नहीं होगा। गर्भावस्था में होने वाली मौतों को प्रतिबंधित करता है पॉलिसी दस्तावेज का विशेष प्रावधान, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में आएगा
मानक पॉलिसी दस्तावेज का कौन सा भाग है जो गर्भावस्था में होने वाली मौतों को रोकता है, प्रतिबंधित करता है, उसका नाम है विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन या विशिष्ट प्रावधान। दूसरा भाग होता है मानक प्रावधान, जो हमारे अधिकार, पॉलिसी धारक के अधिकार, नियम, शर्तों को परिभाषित करता है, उसे हम मानक प्रावधान। पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पॉलिसी अनुसूची, पॉलिसी शेड्यूल। उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, कब बीमे की किस्त जमा होगी, मैच्योरिटी कब होगी, और सब कुछ, नॉमिनी का नाम, सब कुछ लिखा होता है। लास्ट में ये भी लिखा होता है यदि आपको कस्टमर से शिकायत, बीमा कंपनी से शिकायत है तो कस्टमर केयर नंबर लिखा होगा। उसके बाद कस्टमर कंपनी भी नहीं सुनती है तो उसके बाद बीमा लोकपाल का भी पता लिखा होता है कि आप वहाँ पे जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसको पॉलिसी दस्तावेज के पॉलिसी अनुसूची भाग कहते हैं। अब इसके बाद हमारा बीमा चालू हो गया, चलने लगा, और आगे अब बीमा के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं बीमा के, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20-25 मिनट में बोल चुका। अभी एक टॉपिक और है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बीमे के प्रकार बताकर मैं रुकूंगा। उत्पाद दो प्रकार से होते हैं, उत्पाद दो प्रकार से होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त क्या होता है? जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम मूर्त बोलते हैं। जिनको हम टच नहीं कर सकते उनको हम अमूर्त बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में बोले तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे ये मोबाइल को हम टच कर सकते हैं, चश्मे को हम टच कर सकते हैं, ये सब मूर्त उत्पाद हो गए। जैसे कार, ये घर, मैं, सब कुछ टच कर सकते हैं। तो ये चश्मा, चश्मे का केस। लेकिन यदि हम कोई विचार है, जैसे पॉलिसी कहना चाहिए, पॉलिसी के बारे में बात करें, बीमा क्या है, यो इस ऐसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, लेकिन बीमा समझिए। ये क्वेश्चन क्या था, बीमा कैसा उत्पाद है, मूर्त है कि अमूर्त है? तो वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। अब आ जाए बीमा का पॉलिसी बॉन्ड, बीमा का पॉलिसी दस्तावेज कैसा उत्पाद है? तो वो मूर्त है, क्योंकि उसको हम टच कर सकते। पॉलिसी बॉन्ड को तो टच कर लेंगे ना। बीमा पॉलिसी कैसी है? बीमा पॉलिसी जो है अमूर्त है, बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। लेकिन बीमा पॉलिसी बॉन्ड की बात करें, रसीद की बात करें, रसीद को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और तो इसलिए उसे हम मूर्त कहते हैं। ठीक है ना, एक ही आता है। दूसरा, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक उत्पाद कहते हैं। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें हम सहभागी और गैर सहभागी बोलते हैं। अब गैर सहभागी क्या होता है और ये क्या होता है, यूलिप क्या होता है, इसके साथ ही हम अपना आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बोलेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, सहभागी क्या होता है? जहाँ पे हम आपको अपने हिस्सेदारी में शामिल करें, वो सहभागिता हो गई। गैर सहभागी, प्रतिभागी बोलते हैं। सहभागी, प्रतिभागी, पार पॉलिसी, नॉन पार पॉलिसी। नॉन पार मतलब गैर प्रतिभागी, जिसका बोनस पहले से डिसाइड होता है, इसको बोनस नहीं गारंटेड रिटर्न्स बोलते हैं, वो हमारे गैर सहभागी होते हैं, गैर प्रतिभागी होते हैं। लेकिन जिसका बोनस हर साल डिक्लेयर होता है, हमारे प्रॉफिट लॉस पर डिपेंड करता है, उसे हम बोनस वाली पॉलिसी के नाम से जानते हैं। हर साल उनका बोनस, अभी 1 सितंबर हुआ, हमारा बोनस LIC के बर्थडे पर डिसाइड हो जाता है। अभी हर साल भर का बोनस अभी हमारा डिक्लेयर हो गया, फिर अगले साल आएगा 1 सितंबर 1926, तब हमारा बोनस डिक्लेयर होगा साल भर का। उसे हम अपने प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग हम अपना बोनस डिक्लेयर करते हैं। ऐसी पॉलिसियाँ प्रतिभागी पॉलिसियाँ कहलाती हैं। गैर प्रतिभागी, गैर सहभागी पॉलिसियाँ वो होती हैं जिनका बोनस पहले से डिक्लेयर होता है या मार्केट पे डिपेंड होता है, उसको हम गैर प्रतिभागी पॉलिसियाँ कहते हैं। गैर प्रतिभागी पॉलिसियों में कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं कि गारंटेड वाली पॉलिसियाँ रहती हैं। कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन गारंटी जो कह दिया वो देना ही देना है। और बोनस वाले में जैसा हमारा प्रॉफिट लॉस रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा 19-20 कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार की पॉलिसियाँ कुछ होती हैं। पारंपरिक प्लान, गैर पारंपरिक प्लान, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में जैसे आपकी बंदोबस्ती बीमा, आजीवन बीमा, ये सारे बीमे जो होते हैं, मनी बैग बीमा, और ये सारे बीमे जो होते हैं आपके कहलाते हैं पारंपरिक बीमा। गैर पारंपरिक में यूलिप प्लान, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो शेयर मार्केट पे बेस होती है, कम समय में पैसा मिल जाता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है,
और अपनी मर्जी से जितना लगाइए, लेकिन मार्केट का जोखिम कौन वहन करेगा? बीमे का जोखिम, जीवन का जोखिम, बीमे का जोखिम वहन करेगी बीमा करता, लेकिन मार्केट का जोखिम, जो बाजार में पैसा मिलेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उसे स्वीकारने के लिए कौन बैठा है? बीमा धारक। जिसने बीमा लिया है उसने अपनी मर्जी से बीमा लिया है ना कि हमें ये वाला बीमा दे दीजिए, तो वो बीमे मार्केट का जोखिम, बाजार का जोखिम वहन करेगा बीमा धारक, और बीमे का जोखिम की बात आएगी वो वहन करेगा कौन? बीमा करता, बीमा करने वाली कंपनी। ये मालूम होना चाहिए। बीमा की शुरुआत कब लेनी चाहिए? लोग ये पूछते हैं बीमा कब से लेना? जैसे ही उसके नौकरी लग जाए, बिजनेस शुरुआत हो जाए, पहली सैलरी मिले, पहला वेतन मिलते ही बीमा करा लेना चाहिए। बच्चों के लिए बीमा लेना है तो बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन के टाइप हमारे पास नोटेड हैं, वो मैं आपको और भेज दूंगा। आज के लिए यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। मेरे 3 टॉपिक रह गए हैं, MWP, MRI और कीमैन इंश्योरेंस, और साथ में शिकायत वाले में से क्वेश्चन रह गए हैं, और लगभग मैंने सभी कुछ कवर कर लिया। इतना कवर कर लिया है कि कम से कम 6 से 7 नंबर का आपका टॉपिक बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा यहाँ से, जितना चीज़ें आज मैंने पढ़ाई हैं। अगले राउंड में हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे, हो सकेगा कल संभव होगा तो कल मॉर्निंग में ही कवर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हम सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। उनमें से शिकायत वाला, शिकायत में से 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक बनते हैं, और सब में से एक एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं। जो IGMS है वो एकीकृत शिकायत भंडार गृह है। IGMS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, इसको हम लोग हिंदी में केंद्रीय शिकायत भंडार गृह कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऑनलाइन शिकायत पोर्टल कौन सा है? तो केंद्रीय शिकायत भंडार गृह आपका IGMS है। IGMS का फुल फॉर्म भी आता है, वो मैंने आपको बताया। इसको हिंदी में भी पूछते हैं तो एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1986। बाद में इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे। संशोधन का वर्ष मैं अभी आपको मैसेज कर दूंगा। इसमें 3 स्तर आते हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक की शिकायतें सुनी जाती हैं। जब वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो है 20 लाख रुपए तक है तो वहाँ पे जिला स्तर पर जाएंगे, जिला उपभोक्ता मंच में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। और यदि 20 लाख से ऊपर की वैल्यू है, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है, और 1 करोड़ तक है या 100 लाख तक है तो हम राज्य आयोग में जाएंगे, स्टेट फोरम में जाएंगे। यदि 1 करोड़ या 100 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो हम कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे, जिसको हम नेशनल फोरम कहते हैं, राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। कभी भी राष्ट्रीय आयोग को केंद्रीय आयोग या सेंट्रल फोरम बोले तो आप समझ जाइएगा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। उसमें ऑप्शंस देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आयोग हो वही होगा। जिला पर पर्यवेक्षी अधिकार, जिला के ऊपर कौन है? राज्य है। राज्य के ऊपर कौन है? राष्ट्र है। ऐसे ही पर्यवेक्षी अधिकार भी पूछता है, ठीक है ना। शिकायत में से तीसरा टॉपिक आता है ओम्बुड्समैन, जिसको बीमा लोकपाल कहते हैं। बीमा लोकपाल में कुछ चीज़ें याद रखना है कि 11/11/1998 को बीमा लोकपाल की स्थापना हुई थी। बीमा लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहते हैं, और यह मात्र 20 लाख रुपए तक की शिकायतों को सुनता है। 20 लाख रुपए से ऊपर की शिकायतों के लिए हम किसी और फोरम में या कहीं और जाना पड़ेगा। यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे शिकायतें लिखित रूप से सुनी जाती हैं, कोई फीस नहीं होती है, कोई वकील एडवोकेट नहीं करना होता। और यह इसमें समय का क्वेश्चन आता है, टाइम का क्वेश्चन आता है। जो ओम्बुड्समैन बीमा लोकपाल होते हैं वो क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच में एक ही बीमा लोकपाल है जो कि लखनऊ में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें टाइम लिमिट आती है, किसके पास कितना समय है शिकायत करने का, किसके पास समय है शिकायत पर निर्णय लेने का, और शिकायत को मानने का, निर्णय को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का कितना टाइम है। तो सबसे पहले जो बीमा धारक है उसके पास समय रहता है 1 वर्ष का। यदि उसकी शिकायत अस्वीकार कर दी जाए, बीमा कंपनी में शिकायत करेगा, बीमाकर्ता के पास शिकायत करेगा, और शिकायत को अस्वीकार कर दिया गया है तो इस शिकायतों को जब
1 वर्ष के अंदर हम बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। बीमा लोकपाल के पास समय होता है 90 दिन या 3 महीने का। बीमा लोकपाल 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर इस पर निर्णय देते हैं, जिसको हम अवार्ड या पुरस्कार बोलते हैं। उस अवार्ड को, उस निर्णय को मानने के लिए हमारे पास एक मतलब बीमा कंपनी को अधिकार होगा और 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उस निर्णय पर उसको लागू करना होगा, उस निर्णय को मानना होगा। इस प्रकार से बीमा लोकपाल हो गया। ये टोटल टॉपिक जो शिकायत वाला हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं। बीमा के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बीमा का अनुप्रयोग से मतलब वो होता है, जैसे MWP, M मतलब मैरिड, W मतलब वीमेन, P मतलब प्रॉपर्टी। MWP मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम से 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि बीमा किसका होगा, लाभार्थी कौन होगा, फ़ायदा किसको होगा। तो विवाहित पुरुषों का बीमा होता है, उसकी पत्नी या बच्चे एकल रूप से या संयुक्त रूप से लाभार्थी होंगे। MWP पॉलिसी, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम वाली पॉलिसी एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगी। 1874 की धारा 6 के तहत यह पॉलिसी एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है। ट्रस्ट को हिंदी में न्यास भी बोलते हैं और इसका लाभार्थी जो होगा वो ट्रस्टी होगा। न्यासी बोलिए, ट्रस्टी बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उस पॉलिसी में कोई ट्रस्टी ना हो तो उस राज्य जहाँ से पॉलिसी ली गई है उस राज्य के आधिकारिक ट्रस्टी को यह पॉलिसी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उस राज्य का आधिकारिक ट्रस्टी जो होगा इस पॉलिसी पर अधिकार रहेगा। इस तरह की पॉलिसियों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई सरेंडर, कोई नॉमिनी चेंज करना, कोई और कुछ करना, कुछ नहीं कर सकते। हर प्रकार के लेनदार, देनदार, कर्ज ऋण से पॉलिसी मुक्त रहेगी। अगला टॉपिक आता है इसमें की मैन इंश्योरेंस, प्रमुख व्यक्ति बीमा। की मैन, जैसे की मतलब चाबी, किसी लॉक की होती है, किसी ताले की कुंजी होती है, चाबी होती है। उसी प्रकार से किसी बिजनेस का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके रहने से बिजनेस को फ़ायदा है, ना रहने से बिजनेस को लॉस है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग की मैन कहते हैं, प्रमुख व्यक्ति बोलते हैं। जब ऐसे व्यक्तियों का बीमा कंपनी का मालिक कराता है तो उसे की मैन इंश्योरेंस या प्रमुख व्यक्ति बीमा कहते हैं। की मैन का मतलब पूछता है कई बार, की मैन क्या है? व्यवसाय का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसके कारण से बिजनेस को फ़ायदा होता है। उनका बीमा कंपनी का मालिक कराएगा, कंपनी का MD, चेयरमैन कराएगा। और ऐसे बीमे के जो वो दिखाएगा खर्चे, इस ऐसे पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो खुद भरेगा और उसके अपने खर्चों में दिखाएगा, अपने जो बैलेंस शीट होगी आयकर में दिखाएगा, इनकम टैक्स छूट भी लेगा। और कल को उसके ना रहने पर पैसा मिलता है तो उसको अपने लाभ में दिखाएगा। व्यवसाय की लाभप्रदता या लाभदेयता से जुड़ा हुआ बीमा होता है। कल को बिजनेस को लॉस हो जाए तो उस व्यक्ति के बीमे से, जो प्रमुख व्यक्ति का बीमा, उससे भरपाई हो पाएगी। एक टॉपिक और आता है MRI, मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, प्रमुख बंधक मोचक बीमा। बंधक मोचक बीमे में MRI में 3 क्वेश्चन बनते हैं। MRI क्या है? MRI घटती हुई अवधि का बीमा है। जैसे कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है, आवासीय ऋण लेता है, उसके साथ में उसका एक बीमा हो जाता है। हाउसिंग लोन लेने के साथ में उसका एक पॉलिसी होगा और उसका जितने रुपए का उसने हाउसिंग लोन लिया है, जैसे समय बीतेगा तो उसका आवरण जो है उसका कम होता जाएगा, बीमे का आवरण। और समय अवधि भी घटती है तो घटती अवधि का बीमा है, बीमा आवरण भी अनुपातिक दर से कम होता जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। MRI क्या है? तो बंधक मोचक बीमा है, आवासीय ऋण लेने वाले लोगों की, हाउसिंग लोन लेने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो अभी मैंने मूर्त अमूर्त बता ही दिया था, परंपरागत अपरंपरागत बता ही दिया था और काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए हैं। लास्ट में एक बात और कहूँगा, ये कम से कम 7-8 मिनट का हमारा टॉपिक ऐड हो रहा है। इसमें हमें एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं करना है, केवल मात्र सबसे पहले शुरुआत के 15-20 मिनट में चिंतामणि करना है। यदि कहीं चिंतामणि के अलावा कुछ मिल गया, उपरोक्त सभी मिल गया, जिसको हम महादेव कहते हैं कोड वर्ड में, वो करना है। अंत में हमें 10 क्वेश्चन कम से कम पढ़ने हैं जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं। प्रश्न का कीवर्ड देखकर आपको समझ में आ जाएगा, उनके ऑप्शन सही हैं और 100% विश्वास है इसका आंसर यही रहेगा। तो उनमें से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बदल देना है यदि सी के अलावा उनका कोई उत्तर है और आपको 100% विश्वास है। बस इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपने ट्रेनिंग पीरियड को
ट्रेनिंग इसको मॉड्यूल को समाप्त करता हूँ और ट्रेनिंग अभी हमारी ऑनलाइन वाली गूगल मीट वाली जारी रहेगी। धन्यवाद।